जय हिंद फ्रेंड्स। जैसे कि यूपीएससी ऑप्शनल के सेकंड पेपर में अगर देखें तो कुछ चुनिंदा कहानियों का संकलन था, क्योंकि नाम ही है एक दुनिया समानांतर जो कि नई कहानियों के दौर के प्रतिनिधि संकलन के तौर पे संपादक राजेंद्र यादव द्वारा संकलित किया गया है। इस नई दुनिया समानांतर का जब संदर्भ लिया जाता है तो ही ये बात क्लियर हो जाती है कि जो राजेंद्र यादव द्वारा इस कहानियों में कुछ कहानियों का संकलन किया गया है, बेसिकली ये आज के समाज को, नई पीढ़ी को, हर उस चीज़ को ठोकर मार कर तोड़ डालना चाहती है। मतलब कि जो भी बनी बनाई परिपाटी है, अगर वो सही नहीं है तो वो झुठला कर कोई चीज़ ना चले, इस परिपाटी को हटा देना चाहती है। और जो कि पारंपरिक कथाओं में होता था कि वर्णन में आदर्श हो, लोगों का सम्मान व्याप्त हो, एक तरीके से सच्चाई नहीं होता था, जिस सच्चाई से समाज को अवगत नहीं कराया जाता था। तो राजेंद्र यादव जी द्वारा नई कहानी के समानांतर कहानी के माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि हर एक उन मुद्दों पे बात किया जाए जो वाकई में हमारे समाज की समस्या है। उसी कहानी की श्रृंखला में अगर देखें, क्योंकि ज़्यादातर कहानियाँ हमने कर ही ली हैं, एक कहानी रह जाता है उसमें विजेता कहानी, जो कि रघुवीर सहाय जी की कहानी है। विजेता कहानी में दिखाया गया है कि कैसे गर्भपात का मुद्दा आज भी है समाज में, पहले भी था, लेकिन 1970 के दशक से पहले जब भारत में गर्भपात को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी, तो उस समय एक वैवाहिक युगल जो कि अनचाहे गर्भ का शिकार हो जाता है और अनवरत उससे मुक्ति पाने के लिए भरसक बहुत सारे प्रयास करता है, लेकिन वो कैसे विफल रह जाता है। लेकिन इन विडंबनाओं के बीच भी अगर देखिए तो लगातार जो ये मुक्ति पाने का प्रयास है, एक नारी जीवन के लिए वो उतना सहज नहीं है, क्योंकि लगातार प्रयास करने के बावजूद भी अंततः वो स्त्री अपने को कह ही देती है कि नहीं, मुझे वो बच्चा चाहिए ही चाहिए। इतना लगातार पीड़ा झेलने के बाद कहानी इस प्रकार की शुरुआत होती है कि कैसे वो एक तरीके से एक वैवाहिक युगल अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। नाम है अशोक और कामिनी। इस कहानी के यही दो नायक नायिका हैं, मुख्य पात्र भी हैं। वो संतान नहीं चाहते थे, लेकिन दुर्घटनावश कामिनी गर्भवती हो जाती है। और फिर क्या शुरू होता है सिलसिला दोनों की कोशिश का, कि अनवरत कोशिश करते हैं कि किस प्रकार वो गर्भपात से मुक्ति पाए। ऐसे में अशोक ऐसे दो प्रयास करता है। पहली बार वो उसे कोई तरल पदार्थ पिलाता है, लेकिन वो तरल पदार्थ पीते ही 2 दिन तक कामिनी का शरीर यूं जलता रहता है जैसे कोई मानो अंदर ही अंदर अंग में अंगीठी जला रखी हो। अथाह दुख, उत्पीड़न। जब ये प्रयोग असफल होता है तो अशोक उसे कुछ दवाइयाँ खिलाता है, जिन्हें खाकर वो 4 दिन तक कामिनी वापस से बुखार से अवचेतन में रहती है। किंतु इस बार भी गर्भपात नहीं होता है। इस प्रकार अशोक तीसरे प्रयास के तौर पर उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता है, लेकिन कामिनी, क्योंकि वो झुठला नहीं सकती, जो सच्चाई हो उसको सच्चाई को स्पष्ट करना ही होगा, वो तय कर लेती है कि वो बच्चे को जन्म देगी। क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी अगर वो बच्चा नहीं खत्म हो रहा है तो वो उसको इस दुनिया में लाएगी। उसे ये महसूस होता है कि छोटे से बच्चे ने 2 बार इतने खतरनाक आक्रमणों को झेला है और इसके बाद भी अपने अस्तित्व को आखिर वो बचाए रखा है, तो उसे जीवन जीने का मौका अवश्य मिलना चाहिए। कहानी के अंत में कामिनी माँ बन जाती है और अशोक के मन में फिर अजीब सा भय ये रहता है कि देखिए, यहाँ द्वंद्व की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा है। एक दुनिया समानांतर कहानी में जहाँ वाकई में सच्चाई, यथार्थ जीवन की अनुभूतियों को घेरा गया है, तो देखिए ऐसा तो नहीं है अशोक और कामिनी बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, कहीं ना कहीं जुड़ाव बराबर है। तो जब ये लगता है कि वाकई में 2-3 प्रयास से फिर बच्चा बच जाता है, उसका प्रयास विफल जाता है अशोक का, तो उसे लगता है कहीं मैं ज़िंदगी भर दोषी ना रह जाऊं इस बात का। तो अशोक के मन में अजीब सा इस बात को लेके भय रहता है कि उसका बच्चा उसे माफ़ करेगा या नहीं करेगा। जैसा कि स्वाभाविक है कि बच्चे को इस बात से फ़िलहाल कोई मतलब नहीं दिखता है कि अशोक कौन है और उसके जीवन में उसकी क्या भूमिका है। तो इस तरीके से अपने सीधे सपाट बयानी में अगर इन कहानियों को देखा जाए तो सीधे सपाट कथानक व सरल भाषा के माध्यम से ये कहानी एक गहरा सवाल छोड़ जाती है कि माता पिता और अनचाही संतानों के बीच का संबंध
सहजता के धरातल पर पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है। कहना नहीं होगा कि यह संकट आज के दौर में इस कहानी के लिखे जाने के समय की तुलना में ज़्यादा गहरा प्रतीत होता है। और एक तरीके से अगर देखें, एक दुनिया समानांतर जो कहानी लिखी गई, जिनमें कुछ कहानियों का वाकई में प्रतिनिधि संकलन के तौर पे लाया गया, चाहे वो बादलों के घेरे कृष्णा सोबती की कहानी हो, या एक तरीके से समान प्रयाग शुक्ला यानी समान एक किस तरीके से सहज संबंधों का समान के रूप में परिणित हो जाना, या सेलर कहानी हो राम कुमार का उनके द्वारा रचित, या एक नाव के यात्री कहानी हो, या परिंदे कहानी हो, ये जितनी भी कहानियों का कलेवर है, उन कहानियों के केंद्र में बस एक ही चीज़ें हैं। कहीं पे वैवाहिक संबंध विच्छेद है, कहीं रिश्तों की वो सहजता नहीं है, कहीं जीवन का एक अजनबीपन जीने की कंडीशन में है। तो ये जितनी भी कहानियाँ एक तौर पे हैं, वो सभी कहानियों के केंद्र में बस एक ही चीज़ है कि किस तरीके से एक बिछुड़न सा महसूस हो रहा है। बाकी रघुवीर सहाय जी द्वारा अगर उनका जन्म देखें तो 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश उनकी जन्मभूमि रही है और कर्मभूमि भारत है। एक लेखक, कवि, पत्रकार, संपादक, अनुवादक के तौर पे जाना जाता है उनको। उनकी अन्य रचनाएं भी हैं और एक तरीके से उनकी रचनाओं में आम आदमी की व्यथा झलकती है। रघुवीर सहाय क्योंकि एक प्रभावशाली कवि होने के साथ ही कथाकार, निबंध लेखक और प्रसिद्ध अनुवादक और पत्रकार भी थे, तो उन्होंने वर्ष 1982 में उनकी पुस्तक थी लोग भूल गए हैं। अब नाम देखिए इसका भी, एक लोग भूल गए हैं, इसके लिए भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और उनकी जो स्वतंत्रता के बाद काफ़ी सारी आकांक्षाओं के साथ ये चीज़ें पली बढ़ी। सहाय ने उन्हीं आकांक्षाओं को अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। सहाय की गिनती ऐसे कवियों में भी की जाती है जो प्रेरणा के लिए अतीत में झांकने के बजाय भविष्य कैसा होगा तो भविष्य उन्मुख ही होने का वो लगातार प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से एक फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी जो है मारे गए गुलफाम वो बचा है। बाकी ये जो कहानियों का सिलसिला एक दुनिया समानांतर में है वो क्रम जल्द ही अब समाप्त हो जाएगा और हमें जो सेकंड पेपर का फर्स्ट वाला खंड का है उस पर आना पड़ेगा। उसमें भी काफ़ी काव्य देखा जाए है और गद्य की विविध विधाओं में पद्यात्मक शैली में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पद्य में है काफ़ी चीज़ें, दोहे वगैरह, तो वहाँ पे करेंगे। फिर इसके फर्स्ट पेपर पे आएंगे और जैसा भी रहे आप ज़रूर इससे अवगत कराएं, टेलीग्राम से जुड़ जाए क्योंकि वहाँ पे नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।